चलिए बेटा, देखिए इस चैप्टर में दो पार्ट हैं। एक शुरू होता है रदरफोर्ड से और खत्म होता है बोहर मॉडल पे। नेक्स्ट पार्ट है इसका क्वांटम मैकेनिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स और बोहर मॉडल के बीच में एक छोटा सा टॉपिक है, डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आप कह सकते हैं ये दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि बच्चा जब क्वांटम मैकेनिक्स की क्लास यहां से अटेंड करे तो डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग की जानकारी थोड़ी लेके आए। हालांकि इतनी इस्तेमाल नहीं होगी ये बात डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग की क्वांटम मैकेनिक्स में, पर फिर भी मैं चाहता हूं डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग की नॉलेज बच्चे को होनी चाहिए जब क्वांटम मैकेनिक्स को स्टार्ट करता है। देखिए बेटा, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये वो ब्रांच है विच डील्स विथ मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। मतलब ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की मोशन से डील करती है। पर जब इस थ्योरी को माइक्रोस्कोपिक में लगाते हैं थ्योरी फेल हो जाती है। माइक्रो में फेल हो जाती है। अब इसकी क्या वजह है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की मोशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाती? इसका रीजन ये है कि क्लासिकल मैकेनिक जो हम पढ़ते हैं, जो आप न्यूटन्स के लॉ पढ़ते हैं, जो क्लासिकल मैकेनिक है, दिस ब्रांच डिड नॉट कंसिडर डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन दोनों को कंसिडर नहीं करती है ब्रांच। और हमने डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग को पढ़ते वक्त ये सीखा था कि जिसने भी डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग को कंसिडर नहीं किया वो कभी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में सफल नहीं हो पाया। कभी नहीं हो पाया, चाहे न्यूटन ही क्यों ना हो, चाहे बोहर ही क्यों ना हो। क्योंकि बोहर, ये जब साइंटिस्ट थे वो डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग की बात नहीं करते। मतलब डी ब्रोगली क्या कहता था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है, इलेक्ट्रॉन वेव भी है। हाइजेनबर्ग क्या कहता था कि हम पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली निकाल ही नहीं सकते। मतलब ये बात जिसने नहीं मानी वो माइक्रो में सफल नहीं हुआ, और जिसने बात मानी, कंसिडर करी, वो सफल हुआ। तो दीज टू, डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग, these two were considered by new branch called quantum mechanics. It means quantum mechanics is a branch which deals with motion of microscopic particles. यानी कि एक बात क्लियर है, क्वांटम मैकेनिक्स में इन दोनों को काफी हद तक तवज्जो दिया गया होगा, अहमियत दी गई होगी। ठीक है बच्चे? तो क्वांटम मैकेनिक्स, जैसे अब न्यूटन्स के लॉ पढ़ते हैं ना, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पे बेस्ड है, ऐसे क्वांटम मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन
single equation called स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। मतलब यहां पे स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, वहां पे आप न्यूटन्स की इक्वेशन पढ़ते हैं। जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है उसका सिंप्लीफाइड वर्जन जो है वो ये है, एच साई इज इक्वल टू ई साई। एच के ऊपर कैप है, ध्यान रखना। एच साई इज इक्वल टू ई साई, ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है। पर अगर आप इस इक्वेशन में जाएं तो इसकी इक्वेशन ये कहती है डी से डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर साई बाई डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर साई बाई डी जेड स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी मल्टीप्लाइड बाय साई डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। हालांकि आपको इस इक्वेशन में थोड़ा सा लगा होगा सर इतनी टफ इक्वेशन है, आप इसकी चिंता मत करो, छोड़ दो इसकी चिंता, आप इसकी चिंता ही मत करो। आपको ना ही ये इक्वेशन याद करनी है, ना ही इस इक्वेशन के ऊपर कोई न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में आने वाला है। तो आप इस चीज की चिंता थोड़ी छोड़ सकते हो, सर इस इक्वेशन का हम क्या करें। इस इक्वेशन से रिलेटेड इवन एंट्रेंस में भी अब नहीं आता है, मतलब अब आईआईटी वगैरह में भी अब इसके ऊपर क्वेश्चन आने बंद हो गए। ठीक है मेरे बच्चे, तो आप इसकी चिंता छोड़ सकते हो। पर इसके बारे में अगर आप एंट्रेंस की कोचिंग लेते हैं तो इसके बारे में डिटेल स्टडी हम करते हैं अभी भी। चलिए मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिखता हूं, क्योंकि इस इक्वेशन से आपके मन में कुछ सवाल आ सकते हैं। एक आप देखेंगे ये डी मैं थोड़ा स्टाइलिश बना रहा हूं, तो आपके मन में सोच आएगी कि शायद ये डी सर ने थोड़ा स्टाइल में ऐसे घुमा के बना दिया है, पर ये डी ऐसे ही बनता है मेरे बच्चे। इसको कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं इसको। एक आपने ये डेरिवेटिव पढ़ा होगा डी कोस एक्स अपॉन डी एक्स, ये पढ़ते हो ना आप, ये कंप्लीट डेरिवेटिव है और ये पार्शियल डेरिवेटिव है। इसका सिंबल ही ऐसा होता है मेरे बच्चों, इसका सिंबल ही ऐसा होता है पार्शियल। दरअसल मैं आपको थोड़ी सी बात बताने की कोशिश करता हूं, हालांकि इस इक्वेशन की डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में इसकी डिटेल नहीं है मेरे बच्चे। बेसिकली ये इक्वेशन ये कहती है कि न्यूक्लियस के अराउंड, मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन के 3 कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट होंगे। मतलब इससे ये पता चलता है ये इलेक्ट्रॉन की 3 डायमेंशनल मोशन की बात करती है। और आप जानते हैं यहीं से अंतर पैदा होना शुरू होता है, यहीं से, क्योंकि बोहर जो था वो ये कहता था इलेक्ट्रॉन यूं मूव करता है, यानी कि बोहर की बात को अगर हम देखें तो बोहर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो 2 डायमेंशनल है, क्योंकि बोहर ने तो इस फिक्स पाथ को नाम क्या दिया था, ऑर्बिट इज 2 डायमेंशनल, ऑर्बिट इज फिक्स पाथ। क्या इलेक्ट्रॉन 2 डायमेंशनल मोशन करता होगा? बिल्कुल नहीं करता होगा। अगर ये बिल्कुल नहीं करता होगा यानी कि बोहर तो यहीं पर ही गलत हो जाता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन की 3 डायमेंशनल मोशन को डिफरेंशिएट करती है, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस एंड पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पोजीशन के 3 डेरिवेटिव लेती है वो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिसको हम पार्शियल डेरिवेटिव का नाम देते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव जो मैथमेटिक्स का पार्ट है ये 11th,
ट्वेल्थ, इवन एंट्रेंस की कोचिंग तक भी इसका जिक्र नहीं है। तो आप टेंशन मत लो कि पार्शियल डेरिवेटिव का क्या करना है, आप छोड़ दो। किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दो, मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव की आप चिंता मत करिए, पर आपको थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश करी कि व्हाट डज दिस मीन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की थ्री डायमेंशनल मोशन को डिफरेंशिएट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। तो आप जानते हैं अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव करता, अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव करता तो फिर ये वाला डेरिवेटिव लिखते, ये वाला डेरिवेटिव। अब आपको अंतर समझ में आया कि हमने ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लीनियर मोशन थोड़ा ना करता है। इलेक्ट्रॉन एक एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे जेड एक्सिस पे थोड़ा ना चलता है, उसकी तो थ्री डायमेंशनल मोशन होती है। और मान लो दिस इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम न्यूक्लियस, हमने डिफरेंशिएट किया इसको। एम, इसमें एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, टोटल एनर्जी, वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, साई क्या है, मैं साई के ऊपर बात करना चाहूंगा आज की क्लास में थोड़ी सी। और बिलीव मी, साई का कोई काम नहीं है पूरी केमिस्ट्री में, तो टेंशन मत लेना अगर नहीं समझ में आया तो। साई जो है, दिस इज अ एम्पलीट्यूड। साई का नाम क्या, पहले नाम तो बता दूं इसका। साई का नाम है वेव फंक्शन। इसका मीनिंग है इट इज अ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन वेव का, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है, वो डी ब्रोगली ने तो बता ही दिया था। डी ब्रोगली ने बताया अगर वेव की तरह बिहेव करता है तो उसका ये एम्पलीट्यूड, याद है एम्पलीट्यूड क्या होता है, मेरी इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास में बताया मैंने एम्पलीट्यूड क्या होता है, अगर फर्स्ट क्लास देखी हो किसी ने तो। एम्पलीट्यूड होता है ये हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। दिस इज साई, दिस इज वेव फंक्शन। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर। आपके मन में सवाल आएगा कि सर इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो अब भूल जाओ। क्यों भूल जाओ, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया इस इक्वेशन में क्या इस्तेमाल हो रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव। ना ही ये 11th में, ना ही ये 12th में, ना ही ये एंट्रेंस में। तो जब आपको पार्शियल डेरिवेटिव ही नहीं आता तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब कहां से आ गया, छोड़ दो, सॉल्व कैसे करते हैं छोड़ दो। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें साई स्क्वायर की वैल्यू मिलती है। साई स्क्वायर हमें यह बताता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझना इस साई स्क्वायर की इंफॉर्मेशन। साई स्क्वायर टेल्स अस अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन रीजन अराउंड न्यूक्लियस। मतलब जब हम इस इक्वेशन को आर डिस्टेंस पे सॉल्व करेंगे ना, इस पॉइंट पे, तो ये इक्वेशन ये बताएगी कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। अब जानते हैं जहां प्रोबेबिलिटी है, जहां प्रोबेबिलिटी है वहां अनसर्टेनिटी है। और जहां अनसर्टेनिटी है वहां हाइजेनबर्ग को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वैल्यू दी जा रही, नहीं दी जा रही, बिल्कुल दी जा रही है। यानी कि इस इक्वेशन का निष्कर्ष क्या है, नतीजा क्या है, ये साई स्क्वायर देती है। और साई स्क्वायर का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब ये इक्वेशन ये बताएगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसके इस पॉइंट पे पाए जाने की कितनी संभावना है। ये इक्वेशन कभी ये नहीं बताएगी कि इस इलेक्ट्रॉन यहां पाया जाएगा, इक्वेशन ये बताएगी कि इलेक्ट्रॉन के यहां पे पाए जाने की संभावना इतनी है। तो ये प्रोबेबिलिटी, जहां प्रोबेबिलिटी है वहां पे सर्टेनिटी नहीं है, जहां सर्टेनिटी नहीं है वहां अनसर्टेनिटी है, और जहां अनसर्टेनिटी है वहां पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को सलाम किया जा रहा है, कंसिडर किया जा रहा है। तो आपको इस इक्वेशन में डी ब्रोगली की झलक कहां दिखाई दी, यहां पे, ये देखो, ये झलक है डी ब्रोगली की, क्योंकि डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल और वेव दोनों मानता है। तो साई किसकी पहचान है, एक वेव की, और मास किसकी पहचान है, एक पार्टिकल की। तो इस पूरी इक्वेशन में आपको पार्टिकल और वेव कैरेक्टर दोनों दिखते हैं,
तो यानी कि इस इक्वेशन में आपको डी ब्रोगली की अहमियत दिखती है, नहीं दिखती? बिल्कुल दिखती है। और इस इक्वेशन का निष्कर्ष क्या है? साई स्क्वायर। साई स्क्वायर क्या देता है? प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की। और प्रोबेबिलिटी जहां है वहां पे अनसर्टेनिटी है, जहां पे अनसर्टेनिटी यानी कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यहां पे कंसीडर किया जा रहा है। जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं यहां पे आ रहा हूं, जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये इक्वेशन होती है a प्लस आइटा बी, यही पढ़ते हो ना आप? और अगर मैं आपसे पूछूं आइटा का मीनिंग क्या, आप कहेंगे सर नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। पर आइटा स्केयर का मीनिंग होता है जो -1 लिखते हो आप। ठीक ऐसे ये इक्वेशन में क्या आ रहा है? इस इक्वेशन में साई आ रहा है। इस इक्वेशन में साई आ रहा है, यानी कि इस इक्वेशन में साई का कोई मीनिंग नहीं है। समझ में आया? इसमें साई आ रहा है, साई का कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग है तो किसका है? साई स्केयर का। तो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में आइटा का मीनिंग नहीं है, आइटा स्केयर का है, वहां पर साई का नहीं है, यहां पे साई स्केयर का मीनिंग है। Isn't it? तो यहां पे थोड़ी सी आप बात को समझ के चलिए कि हम, हाँ, अब आपको एक बात बता देता हूं कि सर मेरे एग्जाम में क्या आ सकता है। ये बच्चे का बड़ा कॉमन सवाल होता है, सर मेरे एग्जाम में क्या आ सकता है? आपसे एग्जाम में सिर्फ ये आ सकता है, व्हाट डज साई एंड साई स्क्वायर मीन्स, बस, और कुछ नहीं आ सकता आपको। और अगर मैं कहूं कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो बताओ फिर साई स्क्वायर क्या होगा? 0। साई स्क्वायर 0 हो जाएगा। जहां प्रोबेबिलिटी 0 है वहां साई स्क्वायर 0 है। और साई स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू पता क्या हो सकती है? क्या साई स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 100 हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी 100 नहीं होती। प्रोबेबिलिटी पढ़नी शुरू कर दिया आपने मैथ्स में? सर 1 होगी। मैक्सिमम हो ही नहीं सकती। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 90 से 95%, बस। 100% जाएगा नहीं। अगर 100% हो गई तो यानी कि सर्टेनिटी होगी, सर्टेनिटी हो ही नहीं सकती। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जाएगी, और इस मैक्सिमम वैल्यू को क्या नाम देते हैं उसकी बात मैं अभी नहीं करूंगा आपसे। मतलब जब साइज का मैक्सिमम हो जाएगा तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे, उस पॉइंट का मतलब मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर एच साई इज इक्वल टू ई साई, ये उसकी सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर मैं समझ गया। मैंने कहा भैया क्या समझ गया? बच्चा कहता है सर साई से साई काट दो, एच और ई बराबर आ गए। मेरे बच्चे अगर ये इक्वेशन इतनी सरल होती तो फिर आपको छठी क्लास में पढ़ा दी गई होती। ये ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। इस एच का नाम आप एक बार देख लो, एग्जाम में कोई पूछता नहीं पर फिर भी पता होना चाहिए। इसको हम कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और ई को कहते हैं आइगन वैल्यू। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर भी प्रकाश डालूंगा, थोड़ा सा, थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालूंगा। पर मैं फिर कहता हूं हमारे सिलेबस में इनका कोई इस्तेमाल नहीं है, पर फिर भी मैं आपको इसका मतलब बताना चाहूंगा। देखिए अब डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स क्या पढ़ते हैं? कोस एक्स पढ़ते नहीं पढ़ते? या पहली बार सीख रहे हो, पहली बार देख रहे हो? बोलो। पढ़ते हैं पढ़ते हैं। सर। आपको याद कराया होगा फिजिक्स में भी, पढ़ते हैं ट्वेल्थ में डिफरेंशियल कैलकुलस है, उसमें डिटेल सर। में पढ़ते आएगा। हैं। अब बताओ डी कोस एक्स बाई डी एक्स क्या पढ़ते हो? माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स। ऐसे ना एक होता है सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड जो इक्वेशन थी ना स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, उसमें सेकंड डेरिवेटिव ही है। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब होता है जो आंसर आए डेरिवेटिव के बाद आप दोबारा डेरिवेटिव ले लो। आप बताओ कोस एक्स का जब पहली बार डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा? ये आएगा। यस सर। और फिर साइन एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लोगे तो कोस एक्स आ जाएगा।
तो फिर इसका फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ कोस एक्स। क्या आप सभी सहमत हैं इससे? यस सर। Yes, sir. चलिए, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या मैं कोस एक्स को कोस एक्स से काट सकता हूं? हाँ या ना? नो सर। नो No, सर। sir. ऐसा No, कर sir. दोगे तो मैथ्स का टीचर अच्छे से पिटाई कर देगा आपकी। ऐसा नहीं कर सकते बच्चे। यानी कि ये एक क्या है, व्हाट इज कोस एक्स? ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मैं इसको कैसे काट दूंगा यहां से? और आप जानते हैं ये जो सेकंड डेरिवेटिव है ये क्या है? ये क्या है मेरे बच्चे? ये एक ऑपरेटर है। ये किसको ऑपरेट कर रहा है? ये ऑपरेट किसको कर रहा है? कोस एक्स को। कर रहा नहीं कर रहा है कोस एक्स को ऑपरेट? और कोस एक्स को ऑपरेट करके क्या दे रहा है? कोस एक्स ही दे रहा है। देख लो आंसर ऊपर Yes, कोस एक्स sir. लिखा है, पर कोस एक्स के साथ एक चीज मल्टीप्लाइड में एक्स्ट्रा चीज दे रहा है। दे रहा है नहीं दे रहा? तो Minus 1. हाँ, माइनस वैल्यू दे रहा है साथ में। तो अगर कोई ऑपरेटर ऐसा हो, कोई ऑपरेटर ऐसा हो जो एक फंक्शन को ऑपरेट करे और वापिस वो फंक्शन दे दे, देन दैट ऑपरेटर इज नोन एज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हायर लेवल पे पढ़ाया जाएगा आपको अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ोगे तो। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जो एक फंक्शन पे ऑपरेट करने के बाद वापस फंक्शन देता है। आपको दिखाऊं? आ जाओ, सबसे ऊपर देखो इक्वेशन में, सबसे ऊपर। आप बताओ साई क्या है? वेव फंक्शन, यानी कि एक फंक्शन है जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन एक्स कोस एक्स। आप बताओ इस फंक्शन को कौन Yes, sir. ऑपरेट कर रहा है? ये X ऑपरेटर है। ऑपरेट कर रहा है और वापिस क्या दे रहा है? सर साई। साई दे रहा है, यानी कि फंक्शन वापिस मिल रहा है Yes, sir. मल्टीप्लाइड बाय सम वैल्यू, एंड दैट वैल्यू ई, मैंने पीछे लिखा था दैट ई इज नोन एज आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू। एच कैप समझ में आ गया? ऑपरेटर इसलिए कैप लगाया है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो डिफाइन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज डिफाइंड एज a type of operator which when operate on any function gives back the same function multiplied by some value known as eigenvalue। अब एक बात बताओ, अब एच साई इज इक्वल टू ई साई आपको एक अलग चीज नहीं लग रही मेरे बच्चे? मेरे ये समझाने से 5 मिनट लगाने से आपको नहीं लगता है कि एच साई इज इक्वल टू ई साई में जुबान आ गई और आपको कुछ बताने लग गई? इससे पहले तो आपको ये फीलिंग आ रही थी साई से साई काट देते हैं चल। अब तो नहीं फीलिंग आ रही ना, साई से साई नहीं कर सकता। No, sir. चलो बताना जरा, इस फॉर्मूले में आइगन वैल्यू कितनी है? बताओ। सर माइनस वन। Minus 1. माइनस वन। इसमें -1 आइगन वैल्यू, ये ई है। तो ऐसे न्यूमेरिकल भी हमें आते थे, हमें एक फंक्शन दिया होता था और एक ऑपरेटर दिया होता था, हमें ई निकालना होता था। तो बड़ा आसान होता था, हम उस ऑपरेटर पे ऑपरेट करते थे इस फंक्शन को। जब आंसर मान लो एक पेज के बाद, आधे पेज के बाद आंसर आ गया फंक्शन के साथ, तो जो भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता था हम वो ई को रिपोर्ट कर देते थे। समझ में आया वो क्वेश्चन कैसे होते होंगे? हालांकि आपका क्वेश्चन से कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, पर फिर भी आपको एक 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 आपको अप्रोच तो दिखा रहा हूं ना बच्चे कि हम क्या कर सकते हैं हायर लेवल पे जाके। चलिए, अब हम क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट पे आते हैं, जो सबसे अहम चीज है जिसको हमें पढ़ाना है, जिसको आपने पढ़ना है सीबीएसई और एंट्रेंस दोनों के लिए, और वो है क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्वांटम नंबर्स। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है जो 11th-12th के सिलेबस में पढ़ाया जाता है। हालांकि इसमें भी कुछ बातें ऐसी आती हैं जो आपको याद करनी पड़ती है मजबूरी में, तो मैं बताऊंगा वो कौन सी बातें हैं, पर इनका मतलब क्या है। क्वांटम नंबर्स आर दीज 4 पैरामीटर्स which are required
to get complete information of an electron in an atom. आप जरा ध्यान दें, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है यहां पर, ये इंफॉर्मेशन मिलती है इलेक्ट्रॉन की शेल की, इलेक्ट्रॉन की सब शेल की, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल की, इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की, इलेक्ट्रॉन के स्पिन की, एक्सेट्रा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी उठा के देते हैं ये आपको 4 क्वांटम नंबर, पूरी जानकारी देंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे 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 अगर कोई इंसान है, हमें सबसे पहले इसकी जानकारी चाहिए होती है कौन सी कंट्री से है, कौन से स्टेट से है, उस स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, उस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी स्ट्रीट से है, उस स्ट्रीट में कौन सा हाउस नंबर है, उस हाउस नंबर में कौन सा उसका फ्लोर है, उस फ्लोर में किस रूम में वो रहता है। तो इसकी कंप्लीट जानकारी होगी। अब बताओ, इसमें से एक भी जानकारी मैं छुपा लूं, एक भी। चलिए एक काम करते हैं, स्टेट पे कांटा मार देते हैं, तो आप क्या उस इंसान तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। डिस्ट्रिक्ट पे कांटा मार देते हैं, क्या आप उस इंसान की पूरी जानकारी या उसको कोई लेटर पोस्ट करो, क्या वो चिट्ठी उस तक पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी। यानी कि ठीक ऐसे एक इलेक्ट्रॉन का भी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। कोई एक इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का पूरी जानकारी नहीं है फिर। और ये क्वांटम नंबर आपको इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी देंगे मेरे बच्चे। 4 हैं, आपने देखा होगा मैंने डेफिनेशन में 4 शब्द लिखा है। तो सबसे पहली जानकारी, पहला क्वांटम नंबर आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका सिंबल है एन। दूसरा आता है एजीमुथल, सिंबल है एल। इसका एक और नाम भी है सब्सिडरी क्वांटम नंबर। इसका एक और नाम भी है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सिंबल इज एमएल। आप पुरानी किताबें पढ़ोगे ना, पुराने एंट्रेंस के क्वेश्चन पढ़ोगे ना, वहां पर सिंबल एम दिया होता है, तो घबराना मत, एक ही बात है, एक ही बात है। ऑब्वियस है, आज जब पहले सिलेबस होता था तब एम होता था, तो उस सिलेबस के अनुसार जब आईआईटी हो चाहे नीट हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो तो उसमें एम से क्वेश्चन पूछते थे। तो अगर कोई पुराना क्वेश्चन आ गया तो एम से होगा, तो इसलिए एम भी लिख दिया। पर सिंबल क्या है इसका सही? एम एल, मतलब एम के सबस्क्रिप्ट में उसके पैरों में एल आएगा। एंड द फोर्थ क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर, सिंबल इज एम एस। अगर आप पुरानी किताब पढ़ेंगे तो वहां पे सिंबल एस होगा, तो घबराना मत, स्मॉल एस, घबराना मत, एक ही बात है। तो टीचर भी पूछ ले इन सिंबल से तो उससे आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती कि आपको ज्यादा आता है टीचर से। गुरु का सम्मान करना सीखिए। देखिए, जो पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके स्पेलिंग PAL वाला प्रिंसिपल है। ये वही प्रिंसिपल है जो स्कूल में होता है, स्कूल वाले प्रिंसिपल के स्पेलिंग ठीक यही होते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के स्पेलिंग ये थे PLE वाला। ये PLE नहीं है, सिद्धांत नहीं है, ये आ रही बात समझ में? ये प्रिंसिपल है, ये हेड है सबका, ये सबके ऊपर बैठा है। जैसे स्कूल का प्रिंसिपल सबसे ऊपर होता है, उससे नीचे बाकी सारे काम करते हैं, तो ये एक तरह से हेड है सबका, इसलिए PAL वाले स्पेलिंग है। इसमें ध्यान रखना, स्पेलिंग अपनी तरह से सही मत कर देना होशियारी दिखाते हुए। देखिए, क्वांटम नंबर में एक बात आपने ध्यान देनी है और जोर देनी है। ऑब्वियस है, ध्यान दोगे तो जोर अपने आप दोगे, कि ये क्वांटम नंबर जो हैं इनकी वैल्यूज
प्लस इनकी इंफॉर्मेशन। इस पे अच्छे से काम करिएगा। मतलब इन क्वांटम नंबर की वैल्यूज का क्या मतलब है और इनसे मिलने वाली जानकारी क्या है। शुरू करते हैं बच्चे। फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाँ, इनको क्वांटम नंबर क्यों कहते हैं ये भी मैं बताऊंगा टॉपिक के अंत में। अगर मैं बताना भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाना। बता तो मैं भी सकता हूं, पर उस समय ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन जो होता है, इसकी वैल्यू सी होती है एंड सो ऑन। पुरानी कन्वेंशंस में इनको ये सिंबल दिए जाते थे इस तरीके से। ये अब नहीं है। अब क्वांटम मैकेनिक्स में एन 1 2 3 4 चलेगा। यानी कि ये न्यूक्लियस है तो ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है, ये N4 है। ऑब्जर्वेशन ले रहे हो एक? क्या क्या ऑब्जर्वेशन ले रहे हो इस डायग्राम से? सर साइन हो रहा है। गैप कम होता जा रहा है, यानी कि 1 और 2 में गैप ज्यादा है, 2 और 3 में कम हो गया, 3 और 4 में और कम हो गया, 4 और 5 में और कम, 5 और 6 में और कम, 6 और 7 में और कम होता रहेगा। और इसकी सही एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जाओ बोहर मॉडल देख के आओ। चलिए, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है, इससे मिलने वाली जानकारी क्या है? इट टेल्स अस अबाउट द शेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। मैं पूरी लाइन नहीं लिखूंगा, पूरी लाइन बोल दूंगा। बाकी अगर आपको नोट्स में वैल्यू पूरा आंसर चाहिए तो नोट्स में तो पूरा आंसर लिखा हुआ है, पर यहां पर इतना कुछ लिखूंगा नहीं। ठीक है? अगर आपके पास नोट्स नहीं है किसी के पास तो इस नंबर पे मुझको व्हाट्सएप कर देना, आपको नोट्स मिल जाएंगे सॉफ्ट कॉपी। तो अभी मैं अधूरी भाषा बोलूंगा जिसके पक्ष में मैं कभी नहीं रहता, पर अधूरी भाषा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर हाँ बोलूंगा पूरा, लिखूंगा अधूरा, ध्यान रखना। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज शेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। यानी कि n अगर 2 है तो इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल का मेंबर है, n3 है तो थर्ड शेल का मेंबर है, n4 है तो फोर्थ, एंड सो ऑन। सेकंड इंफॉर्मेशन, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक मतलब आप जानते हैं हीलियम आयन, लिथियम आयन, राइट, बेरिलियम 3+ आयन, मतलब जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, उनकी भी हमें एनर्जी का आइडिया लगता है, एन की वैल्यू पता हो। क्योंकि अगर आपको याद हो बोहर मॉडल आपने किया है, जिसे नहीं किया उसको इस बात में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। एनर्जी का फॉर्मूला जब हम करते थे -2.18 10⁻⁻18 अपॉन n² इंटू में z², जूल पर एटम। तो n पता होगा तभी तो एनर्जी निकालोगे। तो n से मिलने वाली दूसरी जानकारी एनर्जी। हालांकि एनर्जी के ऊपर डिस्कशन हमने अच्छे से किया था बोहर मॉडल जब पढ़ाया जा रहा था। थर्ड, approximate distance of an electron from the nucleus। क्योंकि आपको यह फॉर्मूला भी याद होना चाहिए जो बोहर मॉडल में पढ़ा है, 0.529 इंटू में n²/z। तो n पता होता है तभी तो हम r निकालते हैं। फोर्थ इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स in a given shell। फॉर्मूला इज n²। हालांकि ये शब्द आपके लिए नया है, मैं जानता हूं। आज की क्लास में ये शब्द भी आपको क्लियर हो जाएगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। और ये n² कैसे आया इसका भी डेरिवेशन आज की क्लास में हो जाएगा। मतलब फोर्थ इंफॉर्मेशन आप अभी ब्रेक लगा सकते हो,
अभी ब्रेक लगा सकते हो, क्लास बढ़ेगी तो आपको समझ जरूर आएगा, अवश्य आएगा। तो फोर्थ को मैं अभी इतना डिटेल में नहीं जा रहा। फिफ्थ इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in a given shell. Answer is n. Sorry. Answer is 2n square. हालांकि ये फॉर्मूला आपने छोटी क्लास में किया है, पर इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी आज हो जाएगा, वेट कर लो। तो n से मिलने वाली ये जानकारी है, शेल, एनर्जी, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल को मैं ग्रीन पेन से लिखता हूं, ग्रीन पेन से नंबर ऑफ ऑर्बिटल लिखूंगा। तो फर्स्ट शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 1, 1 का स्क्वायर। सेकंड शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 4, 2 का स्क्वायर। थर्ड में कितने ऑर्बिटल होंगे? 9, 3 का स्क्वायर। 4 में कितने ऑर्बिटल होंगे? 16। आप सिंपल सा सवाल जवाब दे सकते हैं, फिफ्थ में कितने ऑर्बिटल होंगे? आंसर इज 25। यानी कि ये जो मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूं, दीज आर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। पर क्या होते हैं ऑर्बिटल? वेट कर लो। एंड फॉर्मूला इज n स्क्वायर। और ये जो मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूं, ये लिखूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 2n स्क्वायर लगाओ, 2n स्क्वायर, 2 इंटू 2 स्क्वायर 8, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18, 2 इंटू 4 का स्क्वायर 32, 32, 2 इंटू 5 का स्क्वायर 50। तो ये जो ब्लू से लिख रहा हूं मेरे बच्चे, दीज आर नंबर ऑफ, एंड द फॉर्मूला इज, हालांकि आज की क्लास जैसे जैसे बढ़ेगी ये कैसे आया बताया जाएगा, पर मैं उम्मीद करता हूं आपने छोटी क्लास में जरूर पढ़ा होगा, छोटी क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ते हैं, 2, 8, 18, 32। ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था ये नंबर? ये आज पहली बार पढ़ रहे हो? यस सर, पढ़ा था। पढ़ा था। आज जवाब मिलेगा, आज जवाब मिलेगा ये कैसे आया, और आज ये भी जवाब मिलेगा कि सर हम करते तो ये थे। सच बोलना, करते तो ये थे ना? यस सर। Yes, sir. तो आज जवाब मिलेंगे बच्चों। अच्छा लग रहा है, आपका इंटरेस्ट बन रहा है, गुड। चलिए, ये फर्स्ट क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो आपको ये जानकारियां देता है। देखिए, आप सबको लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन याद है? लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, यस सर। हमने इसके ऊपर Yes. कई न्यूमेरिकल्स Yes, भी sir. किए थे, कई न्यूमेरिकल किए थे, एक नहीं कई किए थे। आज एक बच्चे ने ऐड हुआ, शायद अंकित चौधरी। अंकित? सर कार्तिक। कार्तिक चौधरी। बेटा आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा है? यस सर, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, चलो फिर अच्छी बात है। एक बार जब मेरा देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा अंतर क्या होता है, जाके जरूर देखना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में समझ में आएगा। चलिए छोड़िए इस बात को। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये लाइंस एक्सप्लेन हुई थी, और इन लाइन को एक्सप्लेन किस बेसिस पे किया गया था कि इलेक्ट्रॉन में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जंप करता है, जो एनर्जी छोड़ता है। पर आपको याद है बोहर मॉडल में एक लिमिटेशन थी, बोहर मॉडल में एक लिमिटेशन थी, दैट बोहर मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन फाइन लाइंस। ना लाइन, फाइन लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, याद है? फाइन लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। यस सर। मैं फाइन लाइन को थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा। फाइन लाइन होती है, बड़ी हल्की सी लाइंस आती हैं, जैसे ये लाइन आएगी फाइन लाइंस होगी। ये लाइन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, या मैं थोड़ा हल्का बना रहा हूं? नहीं सर, दिख रही है। दिख रही है आपको? आप मोबाइल पे कोई देख रहा हो तो शायद उसको हल्का लग रहा होगा, अदरवाइज लैपटॉप पे तो दिख रहा होगा।
ये फाइन लाइन्स थी. दीज फाइन लाइन्स वर नॉट एक्सप्लेन बाय बोहर. जानते हैं इन फाइन लाइन्स को किन्होंने एक्सप्लेन किया? फाइन लाइन्स को एक्सप्लेन करने वाला था हमारा सेकंड क्वांटम नंबर, जो मैं शुरू कर रहा हूं. नेक्स्ट पेज पे आ जाइए. ये मैं इसलिए बता देता हूं ताकि बच्चे को पुरानी टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझ में आए, और अगर कोई नया बच्चा है तो उसको थोड़ा सा सेंस आए कि पुराना टॉपिक भी इसमें इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फेल हो गए थे. क्योंकि बच्चे के कई बार मन में होता है कि जब टॉपिक फेल हो गए थे मैं क्यों करूं उसको, राइट? तो दोनों पर्पस है मेरे ये बात बताने के. चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वांटम नंबर पे आते हैं. टॉपिक इज एजीमुथल क्वांटम नंबर. सिंबल इज एल. वैल्यू मैंने क्या कहा टॉपिक के शुरुआत में, नीले पेन से लिखा था मैंने मोटा मोटा. मैंने कहा था क्वांटम नंबर में आपने दो बातों पे ध्यान देना, वैल्यूज पे और इंफॉर्मेशन पे. इसकी मैथमेटिकल वैल्यू है ये 0 से लेके n-1. 0 से n-1 का मतलब ये हो गया कि l n से एक छोटा होगा, यानी कि l और n कभी भी इक्वल नहीं होंगे. इसका मीनिंग तो ये हो गया. चलिए आगे बात करते हैं, शुरू करते हैं. अभी वेट कर लो. L आपको इंफॉर्मेशन क्या देता है? देखिए, L tells us about number of subshells in a given shell. मतलब एक शेल में कितनी सबशेल्स हैं वो बताता है. शेल में कितनी सबशेल, जानते हैं सबशेल एक मतलब है, एक सिंपल सा शब्द है जो ये बताता है कि शेल के हिस्से, शेल के हिस्से, राइट? जैसे 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 ये एक घर है, इस घर में ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है, ये फोर्थ फ्लोर है. तो सारे के सारे फ्लोर किसके हिस्से हैं? इस मकान के ही तो हिस्से हैं. तो मैं इनको सब हाउस भी तो कह सकता हूं, हाउस के अंदर हाउस. तो मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि इस मकान में ये 5 फ्लोर हैं, और मैं इसको उल्टा भी बोल सकता हूं कि 5 फ्लोर मिल जाएं तो एक घर बनता है. आप बताओ दोनों बातों में कोई अंतर है? No, sir. No, sir. एक ही बात है. एक घर में 5 फ्लोर, या ये कह दो 5 फ्लोर मिलते हैं तो एक घर बनता है, एक बिल्डिंग बनती है. बिल्डिंग बोल दो, बिल्डिंग बोल दो, राइट? तो ठीक है ऐसे मेरे बच्चे, ये रहा न्यूक्लियस. ये क्या थी? शेल्स, राइट? तो इस टॉपिक में कहा गया कि शेल के अंदर भी कुछ होता है, उनको सबशेल कहते हैं, सबशेल कहते हैं. जैसे मान लो अगर n की वैल्यू 1 है, तो l की मैथमेटिकल वैल्यू देखना क्या होगी? 0 से n-1. 0 से n-1 तो 0 ही होगी. तो l 0 का मतलब ये नहीं 0, क्योंकि हमारे भाषा में, हमारे समाज में, हमारी साइंस में 0 को क्या कहते हैं? नथिंग. मैंने कहा मेरी जेब में 0 पैसे हैं तो मेरी जेब खाली है. मेरी क्लास में 0 बच्चे बैठे थे, मैंने टेस्ट लिया 0 बच्चे पाए गए, तो क्लास में कोई बच्चा ही नहीं था. तो n1 l0 का मतलब ये नहीं कि 0 कुछ नहीं, इसका मतलब ये है 1. 1 ये एक है, 1 सबशेल. किसमें? इन फर्स्ट शेल. यानी कि फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल है, मतलब यही शेल है, यही सबशेल है. जैसे 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 आप सड़क से निकल रहे हो
एक मकान बना हुआ है, एक ही फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, तो यही मकान है, यही फ्लोर है, तो कुछ लोग कहेंगे देख देख भाई मकान, कुछ लोग कहेंगे देख देख भाई एक फ्लोर। आप तो बात तो एक ही है। ठीक ऐसे पहली शेल में एक सब शेल, मतलब यही शेल है, यही सब शेल है, कुछ भी कह लो। सेकंड में आते हैं, अब समझ में आना शुरू होगा आपको। एल की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? 0 एंड 1। 0 से n-1 है ना मेरे बच्चे। अब तो ये कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 2, तो इट मींस 2 subshell. 2 सबशेल्स। जानते इसका मीनिंग क्या हो गया? कमाल हो गया। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि सेकंड में 2 सबशेल्स हैं। ये एक मैंने ब्लू से बना दिया, एक मैंने ग्रीन से बना दिया है, ताकि आपको दूर से समझ जाए, दूर से दिख जाए। क्योंकि अब जो समय है वो सिंबॉलिक टीचिंग का है। सिंबॉलिक टीचिंग मतलब हमें सिंबल से कई चीजें समझानी पड़ती हैं। अगर आप मेरी क्लास में बैठे होते तो मैं एक ही ब्लैक मार्कर से सब बना देता। आप मेरी रिकॉर्डिंग देखना तो एक ब्लैक मार्कर से ही बना रहा हूं मैं। तो अब तो सिंबॉलिकली बताने, क्योंकि मैं आपके सामने नहीं हूं, आप मुझे देख नहीं पा रहे हो, तो मैं आपको इशारों से ही दिखा सकता हूं अपनी बातों को। तो इस सेकंड में 2 लेवल्स हैं, 2। आप कुछ भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। आप ये कह सकते हो कि सेकंड में 2 सब लेवल्स हैं, यानी कि सेकंड शेल में 2 सब शेल हैं। आप ये भी कह सकते हो जब ये दोनों मिलती हैं तो एक सेकंड शेल को क्रिएट करती हैं। एक ही बात है, सेकंड में 2 सब शेल हैं या 2 सब शेल से एक शेल बनती है, क्या फर्क पड़ता है? जैसे एक मकान में 2 फ्लोर हैं या 2 फ्लोर से एक मकान है। अब तो कोई अंतर है इस बात में? एक ही तो बात हुई। चलिए n=3 में आते हैं। एल की पॉसिबल वैल्यूज 3 हो गई, यानी कि हाउ मेनी 1, 0 and 2. 3 हो गई, यानी कि थर्ड में कितने लेवल्स होंगे? थर्ड में Sir, 3 0 1 होंगे। 2 होगा. थर्ड में 3 सब लेवल्स होंगे। मैं अलग अलग 0 1 2 नहीं होगा. हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ मेरे बच्चे, ठीक कर रहा हूँ, आ रहा हूँ मेरे बच्चे, आ रहा हूँ। 3 हो जाएंगे, 0 1 2 हो गया। सॉरी, देखो यही तो खूबसूरती है बच्चे, कि जब आप कंसेप्ट वाइज इतने स्ट्रांग होते हैं तो आप अपने टीचर की भी गलती निकालते हैं। ये तो टीचर की गलती निकालने की हिम्मत वही कर सकता है जिसका कंसेप्ट अच्छा हो और जिसको अच्छे से समझ में आ रहा हो। ये तो कई बच्चे तो लो कॉन्फिडेंस के चक्कर में मात खा जाते हैं। गुड, गुड ऑब्जर्वेशन। वो तो अभी मैं वापस आता तो करेक्ट कर देता, पर आपने गलती पकड़ी, आई अप्रिशिएट। तो यानी कि थर्ड में 3 सबशेल्स हैं, या उल्टा बोल लूं, 3 सबशेल मिलती हैं तो थर्ड शेल क्रिएट होती है। बात तो एक ही है। फोर्थ में आ जाओ। एल की पॉसिबल वैल्यूज हैं 0 1 2 एंड 3। हाउ मेनी सबशेल्स मेरे बच्चों? 4। 4. आ जाओ, 4 में 4 बनाओ। एक है, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई। मैंने 4 इस पे, ओहो ये तो बहुत थिक करा है, 3 रहे, 3 करो इसको थोड़ा सा। ये 4 में 4 हो गई। तो भैया कुछ भी कह लो कि चौथी शेल में 4 सबशेल्स हैं या 4 सबशेल मिलती हैं तो एक चौथी शेल को रिप्रेजेंट करती है। अब मैं आपको बताऊं फाइन लाइंस क्यों आती थी। फाइन लाइंस क्यों आती थी मैं बताता हूं। जिनको पुराना टॉपिक आता है उनको तो समझाना मेरा फर्ज बनता नहीं बनता। देखिए, जब बोहर की सोच थी, बोहर की सोच बना रहा हूं, बोहर की सोच ये थी कि शेल 1 है, 2 है, ये 3 है, ये बोहर की सोच थी। तो आप बताओ बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन जब 2 से 1 में आएगा कितनी लाइंस आएंगी? एक ही लाइन आएगी, क्योंकि 2 से 1 में डेल्टा ई फिक्स है। डेल्टा ई फिक्स है तो फिर लैम्डा भी फिक्स हो गया, तो एक ही लाइन दिखाएगा बोहर के अनुसार। आप जरा इस डायग्राम से समझ के बताना, इस डायग्राम से 2 से 1 में कितनी लाइंस आ सकती हैं?
2. 2, बहुत बढ़िया। 2, एक इस ग्रीन से ब्लैक ट्रांजिशन, एक ये ब्लैक से ब्लैक ट्रांजिशन। आप बताओ दोनों में डेल्टा ई डिफरेंट होगा? बिल्कुल होगा। डेल्टा ई डिफरेंट होगा तो लैम्डा डिफरेंट होगा? बिल्कुल होगा। तो लाइन के साथ एक फाइन लाइन आएगी, पर बोहर उस फाइन लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि फाइन लाइन क्यों आ रही है। क्यों बोहर फाइन लाइन को क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था? क्योंकि बोहर की सोच कहां तक सीमित थी? शेल्स तक. शेल्स तक। तो बोहर से पूछा कि जनाब ये लाइन के साथ फाइन लाइन क्यों आती है? मैं फाइन लाइन बनाऊंगा नहीं, पिछले पेज पे बना के आया हूं कि जनाब ये फाइन लाइंस क्यों आती हैं लाइंस के साथ। तो बोहर क्या कहता है, बताओ? पढ़ के आए आप लोग? क्या बेटा? कोई जवाब नहीं था सर उसके पास। हाँ, और जब साइंटिस्ट के पास कोई जवाब ना हो उसकी क्या बन जाती है? लिमिटेशन. लिमिटेशन। Clear. तो अब ये बात समझ में आई कि फाइन लाइंस बोहर की लिमिटेशन क्यों बन गई, और इन फाइन लाइंस को एक्सप्लेन किसने किया? दिस फाइन लाइंस वर एक्सप्लेन्ड बाय दिस एजिमुथल क्वांटम नंबर। ये मल्टीपल चॉइस में पूछते हैं, एंट्रेंस में पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर एक्सप्लेन फाइन लाइंस सक्सेसफुली। क्योंकि फाइन लाइंस मतलब ट्रांजिशन तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की जंपिंग तो हो रही है, तो वो पोजीशन कहां है? वो पोजीशन बोहर को नहीं पता था, क्योंकि बोहर की सोच केवल शेल तक थी। पर यहां पे जब पता चला कि शेल के अलावा सब शेल भी है, तो फिर पॉसिबल ट्रांजिशन बढ़ गए। जब पॉसिबल ट्रांजिशन बढ़ गए तो पॉसिबल लाइंस बढ़ गई, तो लाइंस के साथ फाइन लाइंस की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई। देखिए, अब एक बात है, एन की भी मैथमेटिकल वैल्यूज हैं, एल की भी मैथमेटिकल वैल्यूज हैं। तो एन और एल दोनों की मैथमेटिकल वैल्यू से हमें कंफ्यूजन हो सकती है। तो हम एल की इन मैथमेटिकल वैल्यूज को सिंबल दे रहे हैं। एन तो प्रिंसिपल है, एन तो हेड है, तो हम एल को सिंबल दे रहे हैं, एन की मैथमेटिकल वैल्यू को त्याग रहे हैं। मतलब L0 मीन्स S। L बताता क्या है? बताना, L क्या बताता है? सबशेल। तो L0 मीन S सबशेल। आप बताओ, जब N1 है तो L क्या है? 0। 0. इट मीन्स फर्स्ट शेल में केवल S सबशेल होगी। सिंबल दे रहे हैं हम। L1 को हम दे रहे हैं P। ये सारे स्मॉल में आएंगे, कैपिटल मत लिख देना आज के बाद। P यानी कि आना जरा सेकंड में, ये सेकंड में आ गया, सेकंड में इधर आ गया, मैं आपको दिख रहा होगा। सेकंड में L01 है, यानी कि सेकंड में S के साथ साथ P भी है, यानी कि सेकंड में S भी है और P भी है। थर्ड में आना, जहां आपने मेरी गलती पकड़ी थी, थर्ड में SP2 बन जाता है D, 2 बन जाता है D, यानी कि थर्ड में क्या क्या आ गया? SPD. PD। और 3 मीन्स F। तो फोर्थ में S भी है, P भी है, D भी है एंड F भी है। S B P भी, D भी और F भी। एनसीईआरटी में एक बैक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में, उसमें ये पूछता है, आप देखो छूटते ही मेरे जवाब दोगे, मेरे क्वेश्चन लिखते ही आप जवाब दोगे। इन विच शेल G subshell will appear first? Sir, fifth. फिफ्थ। बहुत बढ़िया, आप मेरे छूटते ही आपने आंसर दिया नहीं दिया? यानी कि पांचवी में क्या क्या होगा? 5 लेवल्स होंगे। S P D F के साथ क्या होगा? G. तो G सबसे पहले कहां दिखाई दी? ऐसे अगर मैं पूछूं D सबसे पहले कहां दिखाई दी? Third. Third, sir. Third. Third shell. थर्ड। तो अब मैं कह सकता हूं
कि थर्ड में sp_d होते हैं या ये sp_d मिलते हैं तो थर्ड लेवल बनता। बात तो एक ही है मेरे बच्चों। पर आपको ये जो जानकारी, ये जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये वाइस वर्सा आनी चाहिए। वाइस वर्सा मीन्स कि आज के बाद मैं P लिखूं तो आपको सर L1 है, आज के बाद मैं L1 लिखूं तो आपको सर P की बात कर रहे हो आप। अगर आज के बाद मैं G लिखूं तो आप कहना सर L4 है, और आज के बाद मैं L4 लिखूं तो समझ आना मैं किसकी बात करता हूं, G की। अब बताओ, अगर मैं 4p लिखूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? Sir, 4. Sir, 4. What is the value of L? 1. 1. 1। ये चीज चाहिए मुझे, 1. ये चीज चाहिए मुझे। अगर मैं लिखूं 6d तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? Sir, 12. 6. 6. 12. 6. 12 कौन Sir, बोला 12। बेटा? 12 कैसे हो गया बच्चे? ये रहा n, n तो 6 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L देन? 2. 2। मतलब d है ना, d तो L2 ही हो गया। आपको वाइस वर्सा आनी चाहिए। चलो मैं देखता हूं किसको समझ में आया। मैं जिसमें उधर नाम देख लूं फिर मैं पूछूंगा उससे, वही बताएगा सर? मुझे। हाँ बच्चे बोल। सर उधर 6G 6 कैसे होएगा? N 12 क्यों नहीं होगा? बेटा जो ये होता है ना, ये n होता है, ये n होता है, अच्छा, ओके सर। ये n होता है बच्चे। चलो बताना जरा, मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ सवाल, अगर आपको बड़ा पेज हो गया तो। अब बताओ, अगर n 7 हो और L2 हो, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 70. सर 7D। 70। ये चाहिए मुझको, ये मुझे आपका कंसेप्ट ये चाहिए कि आप उसी वक्त बता दें। जैसे अगर मैं लिखूं 4f, इसमें n कितना है? शेल कौन सी है 4. 4। 4. और सबशेल कौन सी है? Sir, 3. 3. 3rd. यानी कि मैं इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है? डायग्राम में बताना, डायग्राम में फोर्थ में इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है? Sir, ब्लैक green में, वाले। रेड में, ग्रीन में, येलो में? Green. Green. बोलो। Green में Green. sir. येलो में घूम रहा है, येलो में घूम रहा है, क्योंकि एस में तो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो एफ में 3 है ना, तो एफ मैंने येलो से दिखाई है। 4f की बात कर रहा हूं ना मैं तो। अच्छा बताना, Okay. अच्छा बताना 3p में इलेक्ट्रॉन किस में घूम रहा है? 3p में डायग्राम में देख के बताओ। Sir, black. Black. ब्लैक Black. में, Black. ब्लैक में। अब आप देख रहे हो, हमें इलेक्ट्रॉन की और परफेक्ट पोजीशन पता चल रही है, इलेक्ट्रॉन कहां है। 3 के एस में, 3 के पी में, 3 के डी में है। यानी कि इलेक्ट्रॉन थर्ड में नहीं होता, थर्ड के एस में होता है, या थर्ड के पी में होता है, या थर्ड के डी में होता है। ठीक है मेरे बच्चे, ये हमें कौन सी जानकारियां मिल रही हैं? एल से। मैं एल की जानकारियां दोबारा लिखना चाहूंगा आपके सामने, आ जाओ। एल क्या बता रहा है? एल टेल्स अस अबाउट Subshell. number of subshells in a given shell. Number of subshells in a given shell. L हमें एक इंफॉर्मेशन और देता है, रिलेटिव एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, रिलेटिव एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन along with n के साथ मिलके फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसको हम कहते हैं n+l रूल। मतलब n और l मिलके एनर्जी बताएंगे।
ये टॉपिक बाद में डिस्कस होगा, आपको वेट करना पड़ेगा, अभी नहीं। मतलब हाइड्रोजन एटम एनर्जी कौन बताता है? सिर्फ एन। और मल्टी इलेक्ट्रॉन में एनर्जी कौन बताता है? एन बताता है, एल बताता है, दोनों मिलकर बताते हैं नन। और मल्टी इलेक्ट्रॉन ऑप्शन में क्या जाओगे? अगर आपको आया हाइड्रोजन में कौन बताता है? हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन में एनर्जी कौन बताता है? एन। और मल्टी इलेक्ट्रॉन में कौन बताता है भाई? both. सर 4 बोथ। N L बोथ एन और एल दोनों बताते हैं। कैसे बताते हैं मेरी वेट कर लेना, अभी नहीं बताऊंगा। सी, एंगुलर मोमेंटम भी बताता है हमें इलेक्ट्रॉन का। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्वांटम मैकेनिक्स ने ये दिया, कैसे दिया छोड़ दो, डेरिवेशन कोई नहीं है, आपको फॉर्मूला याद करना है कि क्वांटम मैकेनिक्स ने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या दिया था। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहता है 3p के इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालो, आप बताओ 3p में l की वैल्यू क्या लगती है आपको? 1। अभी Yes, sir. पीछे ये तो सिखा रहा था, दोनों वाइस वर्सा आनी चाहिए। जब l की वैल्यू 1 हो गई तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 1 + 1 √h/2π। व्हाट इज आंसर? √2h/2π। अच्छा बताना 4p में कितना होगा? सेम आ गया? 1. Yes, sir. अच्छा बताना 5p में कितना होगा? Sir, same. यानी कि अगर आपको आए वाई द एंगुलर मोमेंटम इन 2p 3p 4p एंड 5p सबशेल आर सेम, आप क्या लिखेंगे? वाई इज इट सेम? बिकॉज द वैल्यू ऑफ l is 1 in all cases, therefore they are having same angular momentum। अच्छा बताना 3d में कितना होगा? 3d में l की वैल्यू कितनी है? 3d में 2 है, 2. तो √2 2 + 1 h/2π। ठीक है मेरे बच्चों? अच्छा 3d हो 4d हो 5d हो, सेम ही होगा ना सबका? क्यों सेम होगा? क्योंकि सब में l की वैल्यू 2 है। 2 है। तो ये l से मिलने वाली जानकारियां, और l ने किसको एक्सप्लेन किया था? दोबारा से बोल दो मुझे एक बार, तसल्ली हो जाए आपको समझ में आ गया। l ने किसको एक्सप्लेन किया था? Subshell. ना किस चीज को एक्सप्लेन किया था? Fine lines. फाइन Fine लाइंस। line. फाइन लाइंस, वेरी गुड। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सर बोलो। सर अगर एक इलेक्ट्रॉन 4 टू थर्ड जाएगा तो उसके अंदर कितनी फाइन लाइंस आएंगी? 4। आप हिसाब लगाओ, 4 में 4 हैं और उसमें 2 हैं, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकाल लो, कितनी मैक्सिमम लाइंस आ सकती? सर 4। नहीं बेटा, 4 से ज्यादा आएंगी, चेक करके देखना, 8 आएंगी, ओ- क्योंकि 2 में 2 हैं और 4 में 4 हैं, तो टोटल परमुटेशन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ओके सर। चलिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml, it tells us about number of orbitals in a given, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं, in a given सबशेल। यानी कि सबशेल में कितने ऑर्बिटल, इसका मतलब यह हुआ ऑर्बिटल किसका हिस्सा है? सबशेल्स का। अच्छा, शेल के अंदर क्या पढ़ा हमने आज? Subshell. मतलब एन के अंदर एल देखा,
और अब हम कर रहे हैं सबशेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स, वो ml होते हैं। आ जाओ, मतलब जैसे जैसे आप कहते हो ना, जैसे आप कहते हो कि एक मकान, मकान के अंदर फ्लोर और फ्लोर के अंदर कमरे, तो मैं कह सकता हूं ये कमरे मिलके, ये कमरे मिलके, ये कमरे मिलके फ्लोर बना रहे हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं फ्लोर कुछ है ही नहीं, कमरे मिलते हैं तो फ्लोर बन जाता है अपने आप। तो आपने कभी किसी को मकान बनाते देखा हो तो एक खाली फ्लोर के ऊपर वो कमरे बना देता है मिस्त्री, तो कमरों से मिलके क्या बन जाता है, फ्लोर बन जाता है, नहीं बन जाता? यानी कि कमरे मिलके फ्लोर बनाते हैं या फ्लोर के अंदर कमरे हैं? आप बताओ, दोनों एक ही बात है, नहीं है? ये अलग अलग बातें बोल रहा हूं। तो जैसे कमरों से मिलके फ्लोर बना और फ्लोर से मिलके मकान बना, इसको मैं उल्टा भी बोल सकता हूं कि एक मकान में फ्लोर हैं और फ्लोर में कमरे हैं। ठीक ऐसे एक शेल में सबशेल है और सबशेल में ऑर्बिटल हैं, या उल्टा बोल लो कि ऑर्बिटल्स मिलके सबशेल क्रिएट करते हैं और सबशेल्स मिलके शेल क्रिएट करती हैं, और शेल सारी मिलके एक एटम क्रिएट करती हैं, और एटम मिलके एलिमेंट या कंपाउंड क्रिएट करते हैं, और उनसे दुनिया बनती है जिस दुनिया में हम रहते हैं, और हम उस दुनिया का भी हिस्सा हैं। तो ये हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताते हैं, यानी कि सबशेल्स के भी सब लेवल। तो इसको सबशेल नहीं बोला हमने, इसको नया नाम बोल दिया ऑर्बिटल्स। मैं आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाता हूं। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये थर्ड शेल, फोर्थ शेल एंड सो ऑन। अब तो फर्स्ट शेल के अंदर कितनी सबशेल्स थी? एक ही। क्या नाम था उसका? एस। सेकंड में कितनी थी? 2, क्या नाम था उनका? S and P. थर्ड में कितनी थी? 3. 3. 3। अच्छा, 2 में डी हो सकता है? 2 में डी? No. No, sir. नो नो सर। सर, नो सर। बहुत सही जवाब दिया सभी ने मिलकर, नो सर। 2 में डी कैसे हो गया? 2 में एस हो सकता है, 2 में पी हो सकता है। अच्छा, 3 में एफ हो सकता है? No, No, sir. sir. No, sir. नो सर। चलो, ये तो मैं पुराना डायग्राम बना रहा हूं, थोड़ा टाइम लग रहा है मुझको इसलिए। चलो, तो 4 में क्या क्या हो गया? एस भी हो गया, पी भी हो गया, और डी भी हो गया, एफ भी हो गया। 4 के हिस्से हैं, ये 4 का रिप्रेजेंटेशन है चारों। मेरे बच्चे, एम मैंने क्या कहा? मैथमेटिकल वैल्यू पे भी ध्यान देना है। ml की मैथमेटिकल वैल्यू होती है -l से लेके +l। मतलब अगर l 0 है, l 0 किसके लिए होता है बच्चे बताना? s के लिए, p के लिए, d के लिए, किसके लिए? S. S. एस। s के P, लिए, D. s के लिए। तो अब बताओ, s के लिए ml की कितनी वैल्यूज हो गई? 0 से 0? एक। हाँ, बहुत बढ़िया बोला बच्चा, 1। 0 नहीं बोला उसने। 0 का मतलब 0 होता है, पर यहां पे 0 का मतलब क्या है? 1। क्या? 1 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल। यानी कि ये जो s देख रहे हो ना, ये इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है। यानी कि आप इसको एक ऑर्बिटल बोल लो, एक सबशेल बोल लो, एक शेल बोल लो, आपका जो मन करता है इसको कुछ भी बोल लो। पहली शेल है, यही सबशेल है, यही ऑर्बिटल है। जैसे आप एक सड़क के किनारे से गुजर रहे हैं और आपने एक
घर देखा, इस घर में एक ही फ्लोर था और इस घर में एक ही रूम था, तो कोई इंसान जब इसको देखेगा तो कहेगा देख देख एक कमरा, देख देख एक फ्लोर, कोई कहेगा देख देख एक घर। अब बताओ, ये तीनों बातें एक ही तो कह रहा है, यहां अलग अलग बातें कर रहा है। कोई इसको एक कमरा कहेगा वो भी ठीक है, कोई इसको कहेगा देख एक ग्राउंड फ्लोर है ये भी ठीक है, कोई कहेगा देख एक घर, अब तो वो भी ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं ना बच्चे? तो फर्स्ट शेल में क्या है, एक ही सब शेल है, एक ही ऑर्बिटल है, तो इसको शेल कर लो, सबशेल कर लो, ऑर्बिटल कर लो, आपका जो मन करता है वो कह लो। चलो सेकंड में चलते हैं, L1 में। 1 का मतलब क्या होता है, P, तो ml कितना हो गया इसके लिए, माइनस -101 -101। 1 नहीं बोलना, +1 बोलना है मेरे बच्चे। मुझे मालूम है +1 1 के इक्वल ही होता है, पर मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। यहाँ पे +1 का मतलब है ऑपोजिट ऑफ -1, तो प्लीज बी केयरफुल। चलिए, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, देखना कितनी वैल्यूज हैं, 3। तीन ऑर्बिटल्स। अच्छा ना, एस में कितने थे, एस में 1, 1 पी में कितने, एक अच्छा देखना सेकंड में टोटल कितने ऑर्बिटल लिख रहे हैं, टोटल ऑर्बिटल कितना, जरा सेकंड में कितने हैं, सर 4 4। 4 याद है मैंने ग्रीन कलर से टोटल ऑर्बिटल लिखे थे, सेकंड शेल में कितने होंगे, याद है आपको ये? Yes, sir. 4 आगे नहीं, आगे 4 ऑर्बिटल आगे नहीं, आगे 2 का स्क्वायर। और फर्स्ट में कितने हैं भाई, 1 1 1 का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता था, N square. चलिए L की वैल्यू 2 पुट करिए जरा। 2 का मतलब D होता है, D, तो D के लिए ml की पॉसिबल वैल्यूज कितनी होगी, -2 -1 0 +1 +2 बहुत बढ़िया। 2 हाउ मेनी 5 ऑर्बिटल्स, आना जरा, S में 1, 3, 5, जरा 1 3 5 को जोड़ना। 9 9 मैंने ग्रीन कलर से एक बहुत बड़ी वैल्यू लिखी थी, n का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब गैस कर लो फोर्थ में कितने आने वाले फिर ऑर्बिटल्स, 16 16 चलो प्रूफ करते हैं, आओ प्रूफ करते हैं, आ जाओ। L की वैल्यू 3, F ml की कितनी वैल्यूज होंगी, 7 वैल्यूज तो 7 ऐसे लिख दो 7 हो जाएगा, और ml ऑर्बिटल बताता है तो 7 ऑर्बिटल्स। आ जाओ, मैं अपना डायग्राम नहीं बनाऊंगा। S के अंदर कितने थे, 1, P के अंदर कितने बनाने हैं, 3 ऑर्बिटल, D के अंदर कितने बनाने हैं, 5 5, F के अंदर कितने बनाने हैं, 7 7 अब जरा 1 3 5 7 को जोड़ना, 16 16। अच्छा आना जरा फिफ्थ शेल में, आना फिफ्थ में, S P D F G आ जाएगा। और थोड़ा सा अगर मैथमेटिक्स में आपको कंफर्टेबल हैं तो आप ये थोड़ा AP GP तो पढ़ ही रहे होंगे शायद, तो फिर हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 9 9 No. तो आप जरा 1 3 5 7 को जोड़ना, कितना आ रहा भाई, 25 25 25. 25 आ जाएगा। तो क्या आप उस मेरे प्रॉमिस से सेटिस्फाइड हैं, जो मैंने आपको कहा था नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला n स्क्वायर कैसे आया और इसका मतलब क्या है। तो ऑर्बिटल किसका हिस्सा है, सबशेल्स का, सबशेल्स किसका हिस्सा है, शेल शेल्स का। हाँ देखिए, आप जानते हैं ये जो मैग्नेटिक, अच्छा आप जानते हैं बोहर मॉडल में एक और बहुत बड़ी लिमिटेशन थी, वो क्या थी,
फाइन लाइन के अलावा बताओ। Sir, he could not. Zeeman and Stark effect. Stark effect. शाबाश, आपका पिछला टॉपिक अच्छा है। ये लाइंस थी, इन लाइंस में जो फाइन लाइंस थी वो कौन एक्सप्लेन कर गया? Azimuth. Azimuth पर quantum. जीमन और स्टार्क ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एक एक्सपेरिमेंट किया। ये जीमन है, तो लाइंस कई लाइंस में टूट गई थी, ये स्पेक्ट्रम मिला था। यानी कि इसका मतलब जानते हो, एटम के अंदर और भी कई सारे लेवल क्रिएट हो गए। इसका ये मतलब है ना, जब तक लेवल क्रिएट नहीं होंगे तब तक ट्रांजिशन नहीं बढ़ेंगे तो लाइंस कैसे बढ़ गई? तो उल्टा पढ़ते हैं इसको, लाइंस बढ़ी इसका मतलब ट्रांजिशन बढ़े इसका मतलब एटम के अंदर लेवल्स और बढ़ गए। अब तो पी के अंदर कितने लेवल दिख रहे हैं आपको? पी के अंदर 1 2 3। डी के अंदर कितने लेवल दिख रहे हैं आपको? 7 या 5? 5. एस के अंदर तो 1 देख रहे हो आप, यहां आ जाओ। एस के अंदर तो 1 है, पी के अंदर 3 है, डी के अंदर ऐसे 5 है। आप जानते हैं इन पांचों की एनर्जी सेम होती है, इन तीनों की एनर्जी सेम होती है, इन सातों की एनर्जी सेम होती है। पर सेम एनर्जी तब होती है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। पर जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है तो इनकी एनर्जी सेम की बजाय क्या होनी शुरू हो जाती है? डिफरेंट। आप बताओ, जब इनकी एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी तो ट्रांजिशंस और बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ जाएंगे? बोलिए। Yes, sir. तो ट्रांजिशंस और बढ़ेंगे। मैं उधर आके आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से दिखाने की कोशिश करता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं उधर आ रहा हूं आपकी तरफ। अब मुझे देख पा रहे हैं? आप मुझे देख पा रहे हैं बच्चे? No, sir. देखो, नहीं देख पा रहे आप। No, sir. कैसे बताओ? कैसे अपना शो करूं? Yes, sir. अब आ गए. आप मुझे देख पा रहे हैं? Yes, sir. देखो Yes, sir. देखो, Yes, मैं sir. आपको बताता हूं। अब तो डी में कितने लेवल से? डी में 5। पर इन पांचों की एनर्जी क्या है? आप इसको न्यूक्लियस मान लो, राइट? दिस इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ठीक है जी। तो ये न्यूक्लियस थोड़ा सा मैं नीचे रख रहा हूं, मैं बार बार इसको पकड़ नहीं सकता न्यूक्लियस को। इधर है न्यूक्लियस। तो डी में 5 लेवल हैं। आप बताओ इस समय आपको कितना दिख रहा है? एक ही दिख रहा है ना? ये न्यूक्लियस है, आपको एक ही लेवल दिख रहा है। ये एक मोटी लाइन दिख रही है, मेरा इस हाथ को देखो, एक लाइन दिख रही है आपको। Yes, sir. पर ये एनर्जी इन सब की सेम है, पांचों की, पर एक्चुअली 5 हैं। आपको इन पांचों की सेम एनर्जी दिख रही है क्योंकि न्यूक्लियस से सेम डिस्टेंस है इनका। न्यूक्लियस से सेम डिस्टेंस है तो इन पांचों की एनर्जी सेम होगी। पर इन पांचों की एनर्जी सेम कब होगी? जब मैग्नेटिक, Absence of हाँ, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। नहीं होगा. पर जैसे ही मैं इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा ना, इन पांचों की एनर्जी सेम की बजाय हो जाएगी डिफरेंट। अब बताओ इन पांचों की डिस्टेंस न्यूक्लियस से सेम हो गया, डिफरेंट हो गया? Sir, different. अब डिफरेंट हो गया। मान लो आगे पी था, आगे 2 का पी था, 2 का पी, ये 2 का पी,
आप बताना, आपको मेरी एक उंगली दिख रही है, दूसरी उंगली दिख रही है, आपको मेरी दूसरी उंगली के पीछे उंगली दिख रही है आपको, नो सर। No, और sir. है ऐसे 3 हो गए हैं, ऐसे 3 हो गए हैं। देखो ये 3 का ये 3 का डी है, इसको 3 का डी मानो, इसको 2 का पी मानो, ठीक है जी। आप बताओ अभी इन दोनों की एनर्जी सेम सेम है, इसकी और इसकी सेम सेम है, तो ये एक ही ट्रांजिशन होगा, एक ही ट्रांजिशन होगा। पर जैसे ही मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इनकी एनर्जी डिफरेंट हो गई, एनर्जी डिफरेंट हो गई। आप बताओ ट्रांजिशन बढ़ जाएंगे नहीं बढ़ जाएंगे? Yes, sir. बढ़ जाएंगे सर। यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे इससे यहां के ट्रांजिशंस की पॉसिबिलिटीज बढ़ गई। इसका मतलब नंबर ऑफ लाइंस विल इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इंक्रीज। यानी कि Sir, increase. इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम ये सीखते हैं कि ये जो लाइंस में इंक्रीज हुआ, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जिनकी एनर्जी सेम भी थी, ये वो अब सेम नहीं रही in the presence of external magnetic field and electric field. It means this magnetic quantum number explain Stark and, ये बताओ स्टार्क और जीमन को कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था? बोहर। बोहर। बाद में किसने एक्सप्लेन बोहर। किया इस स्टार्क और जीमन ने? स्टार्क और जीमन को, स्टार्क और जीमन की ऑब्जर्वेशन को तो स्टार्क और जीमन भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उनको खुद नहीं समझ में आ रहा था कि लाइन, इतनी सारी लाइन कहां से आ गई। पर उन लाइंस की मल्टीपल नंबर में इंक्रीज होना, ये क्या दर्शाता था कि एटम में और भी लेवल्स हैं, यानी कि शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर भी कुछ ना कुछ है, और वो जो कुछ ना कुछ है, मैं सबसे राइट में हूं, सबसे राइट में, और वो कुछ ना कुछ जो है, ये उसकी एनर्जी तब तक सेम है जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और मैग्नेटिक फील्ड के आते उसकी एनर्जी सबकी क्या हो गई? सबकी एनर्जी डिफरेंट हो गई। एंड दैट इज नोन एज ऑर्बिटल्स। यानी कि ऑर्बिटल की एनर्जी तब तक सेम है जब तक, बोलो, ऑर्बिटल की एनर्जी कब तक कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक हो। फील्ड नहीं है। और ये कब ये डिफरेंट एनर्जी के बन जाएंगे? सर जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मात्र ये मत समझो कि ml की वैल्यू -L से +L है, उससे एक कदम ऊपर पढ़ो, तभी आप दूसरों से कंपीट कर पाएंगे और दूसरों से आगे निकल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक की जो हमारी जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये न्यूक्लियस, शेल्स, उसके अंदर सबशेल्स, अब मैं डिफरेंट कलर नहीं ले रहा बच्चे प्लीज, उसके अंदर डिफरेंट सबशेल्स। हालांकि डायग्राम परफेक्ट डायग्राम नहीं है, एक्यूरेट नहीं है डायग्राम, इसमें गड़बड़ी है, वो आगे चल के बताऊंगा। इस डायग्राम में क्या गड़बड़ी है वो आगे चल के बताऊंगा, पर अभी बिगनर के लिए डायग्राम ठीक है ये। तो मैंने गलती कर दी, कहां गलती कर दी बताओ? फर्स्ट सेल बना मैं दिया। टू लाइन। फर्स्ट में 2 बना गया था, चलिए। और फर्स्ट में एक को क्या नाम देते हैं? एस, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, और एस में कितने ऑर्बिटल थे? 1। एस में 1, पी में 3। तब तक है 3 सेम एनर्जी के, जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, आते ही टूट जाएंगे ये भी। एस में 1, पी में 3, डी में 5। ऐसे एस में 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए थे? हमने ग्रीन कलर से लिखा था, हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको कोई वो याद, भूल गए हो आपको याद आ जाए एकदम से।
फर्स्ट में एक ही ऑर्बिटल था, सेकंड में 4 हो गए थे, थर्ड में 9 9, 16. एंड फोर्थ में 16, फिफ्थ में 25. So 25. these were the number of orbitals present in a given shell calculated by the formula and square. अब आते हैं लास्ट क्वांटम नंबर पे, स्पिन क्वांटम नंबर, सिंबल है ms. देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी एक्सिस पे भी घूमता है, तो अपनी एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन दो तरीके से घूम सकता है, एक हो गया क्लॉकवाइज, एक हो गया एंटी क्लॉकवाइज. तो एक इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम कितने स्पिन हो सकते हैं? 2. ठीक है, 2 स्पिन हो सकते हैं. उन दो में से एक हो गया क्लॉकवाइज और एक हो गया एंटी क्लॉकवाइज. हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को कभी कभी +½ और -½ से भी लिख सकते हैं. अपवर्ड एरो और डाउनवर्ड एरो से भी लिख सकते हैं. दीज आर सिंपल वेज टू एक्सप्रेस, दीज आर द सिंपल वे टू एक्सप्रेस अपोजिट स्पिन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, +½ -½ अपवर्ड एरो डाउनवर्ड एरो. ये सिर्फ और सिर्फ 2 अपोजिट स्पिन को दर्शाने का तरीका है और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं. अगर क्लॉकवाइज +½ है तो एंटी क्लॉकवाइज -½ है, और अगर क्लॉकवाइज -½ है तो एंटी क्लॉकवाइज +½ है. ये अपोजिट हैं, जैसे +- 2 अपोजिट सिंबल होते हैं ना, ऐसे यहां पे हमने 2 अपोजिट स्पिन के ले लिए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 स्पिन होंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेट की तरह होता है. एक मैग्नेट सेम स्पिन से घूमेगी तो उसके नॉर्थ पोल, साउथ पोल आमने सामने आ जाएंगे, तो मैग्नेट और रिपेल करेगी आपस में एक दूसरे को. तो इलेक्ट्रॉन किसी ने घूमते नहीं देखा है, इस बात की गलतफहमी दिमाग से निकाल देना कि विमल सर पढ़ा रहे हैं, शायद विमल सर ने इलेक्ट्रॉन को घूमते देखा होगा. मैंने भी नहीं देखा जी आज तक, किसने नहीं देखा इलेक्ट्रॉन को ऐसे घूमते हुए. पर हमने क्यों सोच लिया कि इलेक्ट्रॉन के 2 ही स्पिन होंगे? क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमने से जो नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट करता है, तो अगर दूसरा भी क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसका नॉर्थ और नॉर्थ आमने सामने आ जाएंगे दोनों के. ये स्टेबिलिटी के अगेंस्ट है. और अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है, ये इसका नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट होता है. आपको थंब रूल से 12th क्लास में थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी सिखाई जाएगी कि नॉर्थ पोल किधर आएगा, साउथ पोल किधर आएगा. थंब रूल है ये, 12th क्लास फिजिक्स, वेट कर लो. तो नॉर्थ पोल साउथ पोल मान लो क्रिएट हुआ इलेक्ट्रॉन की क्लॉकवाइज मूवमेंट से, तो इलेक्ट्रॉन की एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट से क्या क्रिएट होगा? ऑब्वियस है, वेक्टर क्वांटिटी है तो उल्टी डायरेक्शन में आएगा. तो नॉर्थ के सामने साउथ और साउथ के सामने नॉर्थ, कम से कम एक ऑर्बिटल में टिक तो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन. इसीलिए हम ये नॉर्थ पोल साउथ पोल से शो करते हैं. ये जो एरो है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बच्चों? अपवर्ड एरो डाउनवर्ड एरो, ये मैग्नेट के पोल्स हैं. यानी कि आप इस बात को समझे क्या कि इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेट है, बहुत स्मॉल मैग्नेट है, जिसके अपने पोल हैं, एक नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ और साउथ पोल कैसे डिसाइड होते हैं? उसके स्पिन से. आप सोचो अगर दोनों के दोनों स्पिन सेम होते, तो कहानी कुछ ऐसी ना होती. इससे नॉर्थ के सामने क्या आ जाता, साउथ के सामने क्या आ जाता? हाँ बताओ, इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर. अब तो नॉर्थ और नॉर्थ आल्सो रिपेल ईच अदर, तो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कभी मौजूद ना होते, आ ही नहीं सकते थे. तो आप बताओ एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिट कर सकते हो?
2। क्या उन दोनों का स्पिन सेम होगा, ऑपोजिट होगा? ऑपोजिट। Opposite. Opposite. अपोजिट स्पिन होगा। और अपोजिट इज रिप्रेजेंटेड एज प्लस हाफ, माइनस हाफ, अपवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरो, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एक ही सारी बातें, एक ही बातें बच्चे। ठीक ऐसे जैसे एक मकान, मकान के अंदर फ्लोर, फ्लोर के अंदर कमरे, कमरे के अंदर आप, कमरे के अंदर आप। ठीक ऐसे एक शेल के अंदर सब शेल, के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का स्पिन। और मैक्सिमम कितने स्पिन हो सकते हैं? 2, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। चलो आ जाओ फिर। एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, दोनों का स्पिन क्या होगा? अपोजिट। ये बात किसी ने देखी नहीं है, ये बात हमारी एजम्पशन है कि एक में 2 ही आ सकते हैं और दोनों उल्टे स्पिन से होंगे। सेम स्पिन से होंगे तो दोनों रिपेल करेंगे, टिकेंगे नहीं आपस में। तो आना जरा फर्स्ट शेल में, आना जरा फर्स्ट शेल में। फर्स्ट शेल में कितनी सब शेल है देखना जरा। एक। उसमें कितने ऑर्बिटल हैं? 1 वन। एक, आप बताओ उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम? 2, 2 टू। तो मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, फर्स्ट शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सहमत है आप? आना सेकंड में। सेकंड की एस में कितने आएंगे? 2। टू। पी में आएंगे 2 जमा 2 जमा 2। कितने हो गए मेरे बच्चों? कितना जरा, कितने रेड डॉट्स हैं? 8. 8। बचपन से पढ़ा है, सेकंड में 8 आते हैं। थर्ड में आना, एस में 2, पी में 2 + 2 + 2, डी में 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 10 हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 10 + 8 + 2, सॉरी 10 + 6, 10 + 6 + 2, 18 हो गए मेरे बच्चों। आपको मैंने कहा था ना, कहा था क्लास की शुरुआत में, आपको प्रूफ दूंगा कि कैसे 2n² आया। वो तो मेरे बच्चे 2n² आने था। अगर टोटल ऑर्बिटल n² हैं और एक में 2 आते हैं तो n² में कितने आएंगे? 2n² आएंगे नहीं आएंगे? तो आना जरा आगे, फोर्थ में आना। एस में 1 है तो 2, पी में 3 है तो 6, डी में 5 ऑर्बिटल हैं, एफ में 7 ऑर्बिटल हैं। तो टोटल कितने हो गए? 32. 32। 32 ले लो। और फिर पांचवी में कितने हो जाएंगे? 50। ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम। अगर सारे सबशेल्स के सारे ऑर्बिटल भर जाएं तो। इज इट क्लियर मेरे बच्चों? Yes, sir. yes sir. तो मैं अगली क्लास में जब आप आएंगे, मैं आपसे क्या उम्मीद करता हूं, आपको क्या याद होना चाहिए? सुन लो। एन क्या बताता है? एल की वैल्यूज, ये मैं सुनूंगा जब आप आओगे, सुन लो। एन की वैल्यूज और एल की जो वैल्यूज होती हैं, इनके मीनिंग, सिंबल्स। एस 1 तो पी, 2 तो डी, 3 तो एफ, 4 तो जी। ये सिंबल्स, ये टिप्स पे होने चाहिए, मैं बोलूं और आपकी जुबान से गिरे। एस पी डी एफ, समझ में आ गई बात? और एम एल, -L से +L। और आपको ये पता होना चाहिए कि एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, पी में 3। ये रट लेना, अगली क्लास में आने से पहले समझा मैंने दिया आज। पी में 3,
क्या कर लेते हैं, डी में कितने 5, एफ में कितने 7 7 7 7, ये रट लेना बच्चे। और एस में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे, एस में 2, 2 पी में कितने मैक्सिमम two. आएंगे, 6 6 डी में कितने आएंगे, 10 10 10 ये बात टिप्स पे होनी चाहिए आपके कि सर एस है 2, पी है सर 6, डी है सर, एफ है सर। मैं अगली क्लास में पूछूंगा और गलत जवाब दे दिया ना क्लास से बाहर निकाल दूंगा। समझ में आ गई बात? तो अगली क्लास में पढ़ के आना। स्पिन 2 ही हो सकते हैं, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। तो एक इलेक्ट्रॉन का एन भी फिक्स है, शेल सबशेल भी फिक्स है, उसका ऑर्बिटल भी फिक्स है, और उसका क्या फिक्स है, स्पिन भी। या क्लॉक होगा एंटी क्लॉक वाइज होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की सारी वैल्यूज क्या हैं, फिक्स। और जो चीज फिक्स होती है उसको क्या कहते हैं, क्वांटाइज्ड। और इसीलिए सारे नंबर क्या बन गए, क्वांटम नंबर। मैंने कहा था मैं आपको क्लास के अंत में बताऊंगा इनको क्वांटम नंबर क्यों कहते हैं। जल्दी से कोई डाउट है तो पूछिए, फिर मैं आगे बात करना शुरू करूं।